Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 13, the Reformation. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा जो लास्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में वो ये था. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से. ठीक है बात. तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे किससे? मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से. तो भाई वो हर व्यक्ति जो चर्च की अथॉरिटी से परेशान था, चर्च की प्रैक्टिसेस से परेशान था, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया. और ऐसे लोगों को फिर वहाँ क्या कहा जाने लगा? प्रोटेस्टेंट. तो आई बात समझ में? वो हर व्यक्ति जो रोमन कैथोलिक चर्च से परेशान था, चर्च की प्रैक्टिसेस से ऊब गया था, उसने रिवोल्ट किया. और रिवोल्ट किया तो ऐसे सारे लोगों को क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट. रिवोल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? विद्रोह. ठीक है. जो चर्च के अगेंस्ट में जाके खड़े हो गए उन्हें क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट. ये जो वर्ड प्रोटेस्टेंट है इसका जो ओरिजिनल वर्ड है या ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ड है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ये प्रोटेस्ट वर्ड से डिराइव हुआ. किस वर्ड से डिराइव हुआ है? प्रोटेस्ट वर्ड से डिराइव हुआ है, जो हर उस व्यक्ति पे अप्लाई होता है जिसने अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से क्या कर लिया है? सेपरेट. आई बात समझ में? वो हर व्यक्ति जो रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को अलग कर लेता है, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करता है, उस हर व्यक्ति को क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट. और इस पूरे मूवमेंट की लीडरशिप किसके पास थी बेटा? मार्टिन लूथर के पास थी. ठीक हुई बात? फिर से ध्यान से सुनो. ये जो वर्ड प्रोटेस्टेंट है ये डिराइव हुआ है द वर्ड प्रोटेस्ट से. प्रोटेस्ट करना पता है ना आप लोगों को? किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो जाना प्रोटेस्ट से डिराइव हुआ है, जो उन लोगों पे अप्लाई होता था जिन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था रोमन कैथोलिक चर्च से. किसकी लीडरशिप में? मार्टिन लूथर की लीडरशिप में. अब हम लूथर्स के बिलीव्स को, डॉक्ट्राइन्स को पढ़ेंगे. तो बेटा जो मार्टिन लूथर है ये एक पीजन फैमिली को बिलोंग करते थे, और ये जो किसानों की पीजन की फैमिली थी ये कहाँ रहती थी? सैक्सोनी में. सैक्सोनी कहाँ पर है? जर्मनी में. ठीक है. तो जर्मन कंट्री सैक्सोनी पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के एक पीजन किसान फैमिली में जन्म हुआ मार्टिन लूथर का. आफ्टर हिज थियोलॉजिकल एजुकेशन. अब ये जो वर्ड थियोलॉजिकल है इसका मीनिंग होता है धर्मशास्त्र. मतलब जो रिलीजन की पढ़ाई करे, धर्म की पढ़ाई करे, उसे क्या बोलते हैं कि भाई उसने क्या पढ़ा हुआ है? थियोलॉजी पढ़ी हुई है. कहाँ पर पढ़े इन्होंने? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट अगस्टीन. सेंट अगस्टीन यूनिवर्सिटी में इन्होंने थियोलॉजी की एजुकेशन ली. कब? 1505 में. और फिर इन्हें प्रोफेसर बना लिया गया थियोलॉजी का, धर्मशास्त्र का. जो रिलीजियन को पढ़ता है, धर्म को पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? थियोलॉजिस्ट. तो इन्हें थियोलॉजी का प्रोफेसर बना दिया गया. कहाँ पर? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में. विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए हमारे मार्टिन लूथर. हिज थोरो नॉलेज ऑफ बाइबल. इनको बाइबल का बहुत ज़्यादा नॉलेज था बच्चा, मतलब इनको बाइबल बहुत थॉरो थी. लैड हिम टू बिलीव. और इसी नॉलेज की वजह से ये विश्वास करते थे कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, साल्वेशन की प्राप्ति करनी है, तो रिपेंटेंस एक बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है. रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रायश्चित. अगर आपसे चलो भूल चूक में कोई गलती हो भी गई है और अगर आप उसका प्रायश्चित कर लेते हो, आप अपने मन से इस बात को मान रहे हो कि भाई चलो मुझसे गलती हो गई थी पर अब आगे मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, तो ये जो रिपेंटेंस है इसे क्या कहते हैं? पश्चाताप. क्योंकि इन्हें बाइबल का थॉरो नॉलेज था तो इस बात को समझ गए थे, इस बात पे विश्वास करते थे कि अगर हमें साल्वेशन अटेन करना है, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो रिपेंटेंस के थ्रू ये हो सकता है. रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? पश्चाताप. फ्रॉम कन्फेशन फ्लो. रिपेंटेंस कन्फेशन से प्रायश्चित, पश्चाताप हम करेंगे और पश्चाताप से फॉरगिवनेस आएगी, हमें माफ़ कर दिया जाएगा. ठीक है. रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? पश्चाताप. पश्चाताप आप करोगे तो आपको माफ़ी मिलेगी, ऐसा विश्वास था किसका? मार्टिन लूथर का. और मार्टिन लूथर कहते थे भाई कि जो साल्वेशन है, मोक्ष की प्राप्ति है, जो स्वर्ग में जाने का सपना हम देख रहे हैं, ये तो गिफ्ट है गॉड का. एंड कैन बी हैड इफ द पेनेंस बी डन. अगर हम प्रायश्चित कर लें, पश्चाताप हम कर लें, तो हमें ऑब्वियसली बात है साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी. अब जो ट्विस्ट इनकी लाइफ में आया वो कहाँ से आया? वो लाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टेडजिल.
अब टेटजेल को जर्मनी भेजा गया कि जाओ तुम जर्मनी जाओ, है ना। पोप ने टेटजेल को कहाँ भेजा, जर्मनी भेजा कि जाओ और वहाँ पर सेल करो इंडल्जेंसेस को। ऑफर्ड पार्डन टू एवरीबडी हु पेड मनी, और वहाँ पर जाके हर उस व्यक्ति को बोलो कि अगर आपको मोक्ष में जाना है तो पहले तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलनी चाहिए, और अगर आपको आपके पापों से मुक्ति चाहिए तो आप इंडल्जेंसेस बाय कर लो। क्योंकि पोप ने टेटजेल को ये समझा के भेजा था कि वहाँ पर इतनी इंडल्जेंस को सेल करो, इतना पैसा इकट्ठा करो कि हम लोग बहुत बढ़िया बेसिलिका बना पाए, है ना। तो टेटजेल अपने एम को ले आए और इंडल्जेंस को सेल करने लगे। किसको लेकर, पैसे को लेकर। मतलब तुमने कोई भी पाप किया है, तुम थोड़ा सा पैसा चर्च को दे दो और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। लूथर क्वेश्चन टेटजेल्स अथॉरिटी टू सेल इंडल्जेंसेस। अब लूथर एक तो अच्छे खासे एजुकेटेड, धर्मशास्त्र को पढ़ा, बाइबल का नॉलेज रखने वाले, उन्होंने टेटजेल से पूछ लिया भाई तुम्हें क्या अथॉरिटी है कि तुम इंडल्जेंसेस को सेल करो, है ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। एंड ही हैड एट वंस द मॉरल सपोर्ट ऑफ मेनी प्रिंसेस एंड ऑर्डिनरी पीपल अलाइक। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए, मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम के बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी थे, बहुत सारे प्रिंसेस भी थे। देखो, क्योंकि एक गरीब सोचता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे साल्वेशन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इंडल्जेंसेस खरीद ही नहीं पाऊंगा। पर हर रिच व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो कितने भी पाप करे पर इंडल्जेंसेस खरीद लेगा, और कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। तो कुछ बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी मार्टिन लूथर के साथ में थे, बहुत सारे प्रिंसेस भी मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर रहे थे। अब लूथर का दिमाग इस सेल ऑफ इंडल्जेंसेस से इतना खराब हो जाता है कि अब वो थीसिस लिखना स्टार्ट करेंगे, लूथर्स थीसिस। व्हेन लूथर विजिटेड रोम, जब लूथर ने रोम को विजिट किया, he was grieved to witness the worldliness of the pope। वहाँ पर उन्होंने पोप की जो वर्ल्डलीनेस देखी, जो प्लेजर लाइफ पोप देख रहे थे उसको देखा, क्लर्जी का अति मतलब भोगी जीवन देखा, मतलब बहुत ही विलासिता वाला जीवन देखा, लग्जरी वाला जीवन देखा। तो 1517 में इन्होंने नेल किया। नेल करना मतलब खिल्ली ठोक देते हैं, खिल्ली हम लगा देते हैं ना दीवार में, उसको क्या बोलते हैं, नेल्ड करना, है ना। तो इन्होंने जो कैसल चर्च था विटनबर्ग में, उसके दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस, अपने स्टेट्समेंट को वहाँ पर नेल्ड कर दिया, है ना। मतलब जैसे ये रहा मेरे लिखे हुए 95 थीसिस, और इसको मैंने जाके वो जो बड़ा सा दरवाज़ा था उसके ऊपर नेल्ड कर दिया, मतलब ठोक दिया, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? Which he thought people should know and think about carefully। और ये 95 थीसिस में हर वो बात थी जो मार्टिन लूथर चाहते थे कि लोग जानें, लोग केयरफुल एनालिसिस करें उस बात का, केयरफुली उस बात को सोचें, विचारें, लॉजिकली उस बात के ऊपर थिंक करें। The first thesis was when our Lord and Master Jesus Christ say। जब हमारे जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं रिपेंट, मतलब प्रायश्चित करना है, तो इनका मतलब है कि आपका पूरा जीवन किस में ही जाना चाहिए, प्रायश्चित में जाना चाहिए। और दूसरे जो स्टेटमेंट इसमें लिखे गए थे वो इसी थीसिस का एलाबोरेशन थे। लूथर ने क्वेश्चन किया कि पोप के पास ये पावर कहाँ से आती है, प्रीस्ट के पास पावर कहाँ से आती है कि वो हमारे सिंस को, हमारे पापों को माफ़ कर दे। ऑफ ऑल हु पेड, जो पेड कर पाए उसके पाप को माफ़ करने की शक्ति पोप को किसने दी है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सिंसियरली रिग्रेटेड देयर एक्शन और नॉट। अब देखो, अगर आप रिपेंट कर रहे हो, आपको पश्चाताप है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको इंडल्जेंसेस खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको भगवान फॉरगिव करेगा ही करेगा, आपको जीसस फॉरगिव करेगा, आपको हेवन मिलेगा ही मिलेगा। पर फ्रॉम देयर दीज पोप्स गेटिंग द अथॉरिटी टू सेल द इंडल्जेंसेस टू whom who कैन परचेज, ठीक है। लूथर ने क्वेश्चन किया कि पोप के पास ये पावर कहाँ से आई, प्रीस्ट के पास ये पावर कहाँ से आई कि वो माफ़ कर दे पापों को उन व्यक्तियों के जो पे कर पाए, भले ही उन लोग सिंसियरली पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी एक्शंस पे रिग्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन यूरोप। अब जो लूथर्स का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था जर्मनी में, अब पूरे यूरोप में फैल गया। 16th सेंचुरी में जो अल्ड्रिच ज़्विंगली थे 1484 से 1531 तक ये रहे, इन्होंने भी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को रन किया, हेराल्डेड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन स्विट्ज़रलैंड। इन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को कहाँ पर चलाया बेटा, स्विट्ज़रलैंड में चलाया। अब उस टाइम में जो कैथोलिक बिशप थे ज्यूरिख के, उन्होंने ज़्विंगली को ट्राई किया। ज़्विंगली का बिलीव था
यूनिवर्सल प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स में। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रीस्ट डिड नॉट कंस्टिट्यूट अ क्लास सेपरेट फ्रॉम ले पीपल। इनका मानना था कि भाई प्रीस्ट एक अलग क्लास थोड़ी ना हो सकती है, जितने भी बिलीवर्स हैं वो सभी प्रीस्ट हैं। सही कहना था ज़ुइंगली का। आप ज़ुइंगली को जब ट्रायल के लिए बुलाया गया तो ज़ुइंगली ने बात कही कि भैया यूनिवर्सल प्रीस्टहुड होना चाहिए सारे बिलीवर्स का, है ना। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रीस्ट एक अलग क्लास नहीं है, जितने भी बिलीवर्स हैं जिनका भी जीसस क्राइस्ट में बिलीव है वो सारे ही क्या बन जाते हैं, प्रीस्ट बन जाते हैं। अब हम कैल्विनिज्म को पढ़ेंगे तो जॉन कैल्विन जो 1509 से 1564 तक रहेंगे, उन्होंने भी इंसिस्ट किया स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, कि भाई जो बाइबल में लिखा है उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो, कि लोगों को समझ में आए कि बाइबल किस किस बात के लिए हाँ बोलती है, किस बात के लिए ना बोलती है। ही enjoined upon all his follower a strict code of conduct। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि भाई एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को तुम फॉलो करो, जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनको उतना सिंपल बना दो, इतना सिंपल बना दो कि लोग इसमें बिना किसी डर के आए। Places of worship were made as simple as possible and many amusement and leisure activities were forbidden। बहुत सारी जो लाइजर एक्टिविटीज़ थी उनको करने से मना कर दिया गया। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें प्यूरिटन्स कहा गया इंग्लैंड में, ठीक है। तो कैल्विनिज्म के जो जनक थे वो जॉन कैल्विन थे और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया, प्यूरिटन्स। अब हम देखेंगे रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफॉर्मेशन। इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट की रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही। तो जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस थी वो थी, जो पहला इम्पैक्ट था वो तो यही था बेटा, स्किज्म विद इन द चर्च। चर्च दो भागों में टूट गया, द चर्च वॉज स्प्लिट अप। स्किज्म का मतलब होता है टूट जाना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस थी रिफॉर्मेशन की यूरोप में वो यही थी कि यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म का जन्म होता है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्प्रेड होता है। तो कुछ जो राजा होते हैं, प्रिंस होते हैं यूरोप के, वो एक साइड में आकर खड़े हो जाते हैं, कुछ दूसरे साइड में खड़े हो जाते हैं। लूथर वॉज सपोर्टेड ग्रेटली बाय द मासेस, और बहुत सारे लोग लूथर को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि बिकॉज देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट द अब्यूजेज एंड पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च से तो वैसे ही लोग परेशान थे, तो जैसे ही लूथर एक सही साठ फिलॉसफी लेके आते हैं तो मैक्सिमम पीपल किसके पास आके खड़े हो जाते हैं, लूथर के पास, और प्रोटेस्टेंट ब्रांच के पार्ट बन जाते हैं। ठीक हुई बात बेटा। आज अगर आप लोगों के सामने भी ऐसा ही हो कि पाप दो लोग एक जैसा करें, पर किसी के पास पैसा है वो जब मंदिरों में जाके दान कर दे और लेटर ऑफ इंडल्जेंस ले ले, तो आपको कैसे लगेगा, जरा सोचो। स्किज्म कॉज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। और ये जो विच्छेद हुआ था, ये जो डिवीजन हुआ था, इसकी वजह से धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, युद्ध होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। जो फॉर्मल सेपरेशन था चर्च का, ठीक है, इनटू टू चर्चेस कॉज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से धार्मिक लड़ाइयाँ होने लग गई, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, वॉर, युद्ध होने लग गए, बहुत ही क्रूअल परसिक्यूशन हुआ, एनकरेज्ड बाय fanatics who never showed any respect to sublime teaching of Jesus Christ। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की ओरिजिनल टीचिंग को कभी माना ही नहीं, पर वो लोग भी अब लड़ने और मरने को तैयार हो गए। रिलीजियस फ्रेंजी, ये जो रिलीजियस फ्रेंजीज थी इसकी वजह से बहुत सारे प्यूरिटन्स कहाँ चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए। तभी तो कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सटेंशन है इंग्लैंड का, क्योंकि यहीं इंग्लैंड से बहुत सारे प्यूरिटन्स कहाँ की तरफ चले गए थे इस रिलीजियस परसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड से, है ना। और यहाँ पर ये जो वर्ड है फ्रेंजी, इसका मतलब होता है उन्माद, पागलपन। इस पागलपन से बचने के लिए प्यूरिटन्स कहाँ चले गए, जो कैल्विनिज्म की बात को मानते थे, कैल्विनिज्म को मानते थे, कैल्विन की बात को मानते थे, वो लोग चले गए नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्मेशन होता है विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम। क्या इतनी बातें समझ में आई। इतना रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, इतने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए कि प्यूरिटन्स ने ये सोचा कि भैया बेटर है कि हम कहीं और जाके रहें, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए, बाद में वहीं पर बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन काउंटर रिफॉर्मेशन एंड अदर इवेंट्स। काउंटर रिफॉर्मेशन फाउंडेशन था सोसाइटी का। काउंटर रिफॉर्मेशन द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस selfless services rendered by Saint Francis Xavier and other Jesuits were a few important consequences of Reformation.
जो इम्प्लीकेशन था इन इवेंट्स का उन्हें हम डिटेल में एग्जामाइन करेंगे इस चैप्टर में। अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी हम काउंटर रिफॉर्मेशन पे अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ काउंटर रिफॉर्मेशन, बेटा अब हम पढ़ेंगे काउंटर रिफॉर्मेशन को। तो जो काउंटर रिफॉर्मेशन था उसका मतलब था द रिफॉर्म ऑफ द चर्च ऑफ रोम। अब रोम के चर्च में भी रिफॉर्म हो रहे थे कब? 16th और 17th सेंचुरी में। अब इतना क्रिटिसिज्म रोम के चर्च को मिल चुका था कि अब इनको लगा कि भाई हमें भी सुधार तो करने ही पड़ेंगे। ठीक कोई बात? तो काउंटर रिफॉर्मेशन का मतलब क्या था? वो रिफॉर्म्स जो चर्च में हुए रोम के 16th और 17th सेंचुरी में। इसको स्टिमुलेट किसने किया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने। जब प्रोटेस्टेंट ब्रांच अकेले बन गए, वो अपने हिसाब से अपने चर्चेस को रन करने लगे, तो कैथोलिक्स को लगा कि भाई ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें भी सुधार करने ही पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट Christianity become more liberal and more tolerant of different kinds of opinion। और इस तरीके से आज जिस क्रिश्चियनिटी को हम देख रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी हमें इतनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि बेटा ये काउंटर रिफॉर्मेशन के बाद क्रिश्चियनिटी बहुत लिबरल हो गई, बहुत टॉलरेंट हो गई, है ना। डिफरेंट काइंड्स के ओपिनियंस को वो आत्मसात करने लगी, बर्दाश्त नहीं मतलब टॉलरेट करने लगी, है ना। उनको समझने लगी, जानने लगी, सोचने लगी। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था उसने रोमन कैथोलिक चर्च के फाउंडेशन को ही डैमेज कर दिया था 16th सेंचुरी में। और यहाँ पर बर्थ हुआ था प्रोटेस्टेंट चर्च का। अपनी रेपुटेशन को वापस से लाने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, बेटा देखो होता यही है कि अगर दो गुटों में लड़ाई हो रही है, एक गुट मतलब एक जो ग्रुप है वो सारी सही बातें कर रहा है, तो obviously बातें दूसरे ग्रुप को अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, और नहीं तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा, लोग उसकी बात करना बंद कर देंगे। ऐसा ही था कि रोमन कैथोलिक चर्च को भी लगा कि भाई हम में सुधार होने ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रेस्टोर आवर ओल्ड पोजीशन। तो इन लोगों ने भी रिफॉर्म करने चालू किए। ठीक है, जो इनकी इमेज डैमेज हुई थी उसमें डेंटिंग बेंडिंग करना चालू कर दिया। Large number of dedicated Christians, including some popes, had adopted certain reforms। बहुत सारे dedicated Christian ने, popes ने कुछ reforms किए चर्च के अंदर। Church council was convened at Trent in northern Italy। northern Italy ट्रेंट में एक काउंसिल बन गई चर्च की 1545 में, और बनाने वाले कौन थे? पोप पॉल III। काउंसिल ऑफ ट्रेंट, जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट थी इसने स्टेप्स लिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्स किया चर्च ऑफिशियल्स के बीच में। जो सेल ऑफ चर्च ऑफिसेस थे उसको बंद कर दिया गया, भाई अब चर्च के ऑफिसेस को सेल नहीं किया जा रहा था। सेल ऑफ इंडल्जेंस को भी प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया कि अब ये सेल ऑफ इंडल्जेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगी। सेमिनरीज स्टार्ट हुई जिन्होंने एजुकेशंस देना चालू किया। इन्होंने जो प्रीस्ट थे उनकी ट्रेनिंग दी, उनको ट्रेनिंग कराई, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दिया। लेटर ऑफ इंडल्जेंस, जो सेल ऑफ इंडल्जेंसेस थी वो बंद हो गई, चर्च के ऑफिसर को बेचना बंद कर दिया गया। चर्च शुड नॉट चार्ज एनी फीस फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सर्विसेज। और ये भी कहा गया कि आप जो शादी या जो भी कोई रिलीजियस सेरेमनी कराते हैं उसके लिए अब आप कोई पैसा नहीं लेंगे। सरमन शुड बी प्रीज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और जो सरमन जो उपदेश दिए जाएंगे चर्च में वो उसी लैंग्वेज में होंगे जो लोग जानते होंगे, समझते होंगे। मतलब इतना रिफॉर्मेशन बहुत था जनरल पब्लिक के लिए भी कि भाई वो चर्च में जाएं तो उन्हें सरमन उपदेश ऐसी भाषा में मिले जो वो समझते हैं। द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस। काउंटर रिफॉर्मेशन के बाद डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर्स आ गए सोसाइटी। जो सबसे फेमस रहा इसमें सोसाइटी ऑफ जीसस रहा, जिसे इग्नेटियस लॉयला ने बनाया था, जो कि एक स्पेनिश नॉवलमैन थे। इग्नाटियस लोयोला मैन, जो कौन थे? स्पेनिश नॉवलमैन थे। जब ये एम्परर चार्ल्स फिफ्थ को सर्व कर रहे थे एज अ सोल्जर्स, ही वाज वुंडेड इन अ बैटल में। देखो फिर से सुनो, इग्नाटियस लोयोला एक स्पेनिश नॉवलमैन थे। ये जब राजा को सर्विस देते थे, मिलिट्री सर्विस, सोल्जर थे, तो एक बार ये युद्ध में चोटग्रस्त हो जाते हैं, इन्हें चोट लग जाती है।
और उसके बाद जो चोट उन्हें लगी, उसके बाद इनमें एक ऐसी इनकेपेबिलिटी आ गई, इनकेपेसिटी आ गई कि बाद में ये आर्मी को सर्व नहीं कर पाए। बाद में ही वॉज डिटरमिन टू बिकम अ सोल्जर ऑफ जीसस। इन्होंने कोशिश की कि अब चलो मैं आर्मी को तो सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी की इनकेपेसिटी के कारण मैं अब सोल्जर बन जाता हूँ जीसस का। फिर इन्होंने कसम खाई कि अब ये क्राइस्ट को सर्व करेंगे, मिशनरी बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट की लाइफ को पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मिशनरीज बनाऊंगा जिसका काम होगा एजुकेशन को इम्पार्ट करना। इन्होंने रिलीजियस ऑर्डर बनाया जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। किसकी परमिशन से बनाया बेटा? ये पोप की परमिशन से बनाया। इसके बाद डेडिकेटेड सर्विस बाय द जीसस। सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, ये फाउंडर थे सोसाइटी ऑफ जीसस के, वन ऑफ द मेन फाउंडर ऑफ जीसस सोसाइटी ऑफ जीसस। ये गोवा गए, वहाँ पर लोगों को इन्होंने पढ़ाया क्रिश्चियनिटी के रिगार्ड में। इनकी डेथ हो जाती है 1552 में। इनका जो मॉर्टल रिमेन्स था उसे चर्च ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा में रखा गया। His mortal remains were placed at the Church of Bom Jesus in Old Goa. जो सेल्फलेस डेडिकेशन था, जो सर्विसेज इन्होंने दी, उससे जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसकी जो प्रेस्टीज थी वो रेस्टोर हो गई। और फाइनली देखो, रोमन कैथोलिक चर्च से हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, वो तो उनकी बैड प्रैक्टिसेस की वजह से थी। जैसे ही रोमन कैथोलिक चर्च ने बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ा, सर्विस चार्जेस लेने बंद कर दिए, लेटर ऑफ इंडल्जेंस को सेल करना बंद कर दिया, तो इनकी जो प्रेस्टीज थी वो वापस रेस्टोर हो गई। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. अब हम देखेंगे बेटा कि कैसे चर्च से लूथर को निकाल दिया जाता है। लूथर वॉज एक्सकम्युनिकेटेड। अब ये जो वर्ड है एक्सकम्युनिकेटेड, ये स्पेसिफिकली वहाँ यूज होता है जहाँ पर चर्च से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है। अगर किसी क्लर्जी को, किसी प्रीस्ट को अगर चर्च से जब निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सकम्युनिकेटेड। तो भाई लूथर को भी चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया। जो पोप थे उस टाइम के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो मार्टिन लूथर है तो हेरेटिक है। हेरेटिक बोले तो विधर्मी है, अधर्मी है, धर्म को ना मानने वाला है। और उन्होंने वार्निंग लेटर इशू कर दिया किसके नाम से? लूथर के नाम से, और उसे एक्सकम्युनिकेट किया चर्च से। He defiantly burnt the papal's bull of excommunication in the presence of public at Wittenberg. पर ये भी पीछे थोड़ी रहने वाले थे मार्टिन लूथर। इन्होंने उस लेटर को जला दिया जो इन्हें मिला था एक्सकम्युनिकेशन का, पूरी पब्लिक के सामने। कब? दिसंबर 10, 1520 में। Thereby marking his revolt। और भाई 1520 में जब उस लेटर को ही जला दिया, पोप के लेटर को ही जला दिया, डिफाइंटली मतलब किसी के ऑर्डर को ना मानना, अवज्ञा करना, विरोध किया इन्होंने और जला दिया पपल्स बुल ऑफ एक्सकम्युनिकेशन। वो जो लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि भाई तुम विधर्मी हो, तुम चर्च छोड़ के चले जाओ, इन्होंने विटनबर्ग में जनरल पब्लिक के सामने उस लेटर को जला दिया और रिवोल्ट की घोषणा कर दी। 1521 में जो एम्परर चार्ल्स फिफ्थ थे, उन्होंने लूथर को बुलाया कि भाई आओ, डाइटेड वॉर्म्स को अटेंड करो और आंसर करो तुम्हारे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं। पोप ने जितने भी चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगाए हैं उसके लिए तुम आओ और आंसर करो, ठीक है। 1521 में एम्परर चार्ल्स फिफ्थ ने किसको बुला लिया अपने कोर्ट में? डाइटेड वॉर्म्स में चार्ल्स फिफ्थ ने बुला लिया किसको? मार्टिन लूथर को, कि भाई तुम आओ, पोप जो भी चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगा रहा है उसको तुम आंसर करो। लूथर जाते हैं राइट के सामने और बोल्डली डिक्लेयर करते हैं कि उसने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं कहा जो कि गलत हो, है ना। वो जितनी भी बातें कर रहा है वो सारी बातें वही हैं जिनको सेंटिटी कौन देते हैं? खुद जीसस क्राइस्ट। अब भैया जो राजा थे वो इस बात से बड़े परेशान हो गए कि भाई ये तो कैसा आदमी है, झुकने को ही तैयार नहीं है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो एम्परर ने भी लूथर को हेरेटिक मतलब विधर्मी अधर्मी करार देकर उनके अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया। पर बहुत सारे प्रिंस ऐसे थे और बहुत सारे जो जनरल पब्लिक थी जर्मनी की जो लूथर को सपोर्ट कर रही थी। जो फेडरिक द वाइस थे, ड्यूक ऑफ सैक्सनी, उन्होंने लूथर की लाइफ को सेव किया बाय फोर्सिंग हिम टू हाइड। और लूथर से कहा कि तुम तो छुप जाओ भैया, तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसने कहा? ये फेडरिक द वाइस ने। लूथर ने पूरा 1 साल अकेले कैसल में गुजारा
और इस टाइम में इन्होंने होली बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया लैटिन से जर्मन में। अच्छा, उस टाइम मैंने आपको ग्रीक बोला था ना शायद, हाँ, पर शायद शुरुआत में ग्रीक में लिखी गई होगी, फिर लैटिन में लिखी गई होगी, देख लेना एक बार, गूगल पे सर्च कर लेना। तो जो 1 साल उन्हें कैसल में अकेले गुजारने को मिला, तो ये वहाँ पर उन्होंने अकेले नाना प्रकार के विचार करते हुए आत्महत्या करना सोचा और बड़े ही प्यार से अपने टाइम को यूटिलाइज किया और बाइबल को लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। बहुत सारे जो जर्मन प्रिंसेस थे उन्होंने इस रिवोल्ट के बैनर को और ज़्यादा उठाया और चर्च के सामने जाके खड़े हो गए। अब लूथर अकेले नहीं थे, उनके साथ फ्रेंड्स भी थे और यहाँ पर लीग फॉर्म कर ली टू प्रोटेस्ट लूथर, टू प्रोटेक्ट लूथर। मतलब अब जितने भी दूसरे जो जर्मन के ऑर्डिनरी पीपल थे, जो प्रिंसेस थे, जो चर्च के खिलाफ थे, इन सब ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लीग बना ली और कहा कि नहीं, अब हमारा एम है लूथर को प्रोटेक्ट करना। जिन्होंने भी इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया उन लोगों ने अपने आप का नाता कैथोलिक चर्च से तोड़ लिया। क्या बातें समझ में आ रही है कि जल्दी जल्दी हो रहा है? फिर से ध्यान से सुनो कि बेटा बहुत सारे प्रिंस थे जिनको ऐसा लगता था कि यार हमें लूथर को सपोर्ट करना चाहिए, कि लूथर ऐसे कुछ भी गलत नहीं है, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसमें कौन थे? फेडरिक द वाइस, सैक्सनी के जो ड्यूक थे वो बहुत ज़्यादा आगे आगे थे। इन्होंने छुपा के रख लिया और उस छुपा के जब रखा लूथर को, तो उस 1 साल में उसने बाइबल को लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। और अब बहुत सारे लोग थे जो लूथर के पास आके खड़े हो गए और अपने आप का नाता इन्होंने कैथोलिक चर्च से तोड़ लिया। द रिफॉर्म चर्च जो बना जर्मनी में उसे कहा गया लूथरन चर्च, और जो लूथरन चर्च थे वो फिर पूरे कंट्री में एस्टेब्लिश हो गए। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था डिवाइडेड द जर्मन प्रिंसेस इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट कैम्प। अब जर्मन प्रिंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, कुछ जो कैथोलिक को मान रहे थे, कुछ प्रोटेस्टेंट को मान रहे थे। इससे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और बहुत ब्लडी वॉर हुए, मतलब खून खराबा होने लगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। और फिर पीस ऑफ ऑक्सबर्ग साइन हुई 1555 में। जो पीस थी उसको एक्नॉलेज किया राइट ऑफ द रूलर टू डिटरमाइन हिज स्टेट रिलीजन। अब रूलर को ये राइट दे दिया गया पीस ऑफ ऑक्सबर्ग जो 1555 में साइन है उसके थ्रू, कि भाई अब एक रूलर पे डिपेंड करेगा कि वो अपने एरिया में प्रोटेस्टेंट चर्च को चाहता है कि कैथोलिक चर्च को चाहता है। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, है जैसे आपकी मर्जी। आप आ जाओ, आपको चाहिए प्रोटेस्टेंट चर्च हो तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, आपको चाहिए कैथोलिक चर्च आप उसको अडॉप्ट कर लो। तो अच्छा ही था ये पीस ऑफ ऑक्सबर्ग जो 1555 में साइन हुआ। Thus, the power and prestige of Catholic Church lacked by the Pope suffered a serious setback. अब वो जो इमेज थी कैथोलिक चर्च की जिसको पोप रन कर रहे थे उसको एक बड़ा झटका लग गया, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसेस ने अपने आप को प्रोटेस्टेंट जो ब्रांच थी उसके अंदर रहना सही समझा। ठीक है, कैथोलिक चर्च के खिलाफ वो खड़े रहे, तो यहाँ से चर्च की इमेज को एक अच्छा खासा झटका लगा। किस चर्च? कैथोलिक